चूँकि इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़े को लगातार घटा भी रहा है, कभी बढ़ा भी रहा है कि 70 लाख करीब मतदाताओं को ये बाहर करना चाहते हैं और आम लोग आज हाशिए पर हैं, उनके मताधिकार छीने जा रहे हैं। हम मौन कैसे साध सकते हैं इस मसले में? इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम असहयोग करेंगे। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह, जो लोकसभा के सांसद भी हैं। चूँकि लगातार बिहार में आरजेडी जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर एक्सरसाइज है उसके ऑपोजिशन में खड़ी है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना है इनका। सर, तेजस्वी यादव जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर चुनाव आयोग का इस तरह से जो वोटर पुनरीक्षण की एक्सरसाइज है, अगर उस इसी तरह चलता रहा तो वो चुनाव को बॉयकॉट भी करने का कदम उठा सकते हैं और महागठबंधन के दलों से बात भी करेंगे। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आरजेडी की? देखिए, सत्ता प्रतिष्ठान जब आम लोगों की बात न सुने तो महात्मा गांधी ने हम लोग को एक रास्ता दिखाया था कि हम उसको असहयोग करेंगे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया भी था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय लोकतंत्र की बात कही गई है और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल की राय इस पूरे मसले में नहीं ली गई, ना ही हमसे इस मसले में हमारी बातें सुनी जा रही हैं। जिस तरीके से वयस्क मताधिकार का मजाक बिहार में उड़ाया जा रहा है, वोटर पुनरीक्षण तरीके से, जिसमें अभी अनुमान है, चूँकि इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़े को लगातार घटा भी रहा है, कभी बढ़ा भी रहा है कि 70 लाख करीब मतदाताओं को ये बाहर करना चाहते हैं। उन मतदाताओं को बाहर करना चाहते हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम स्वयं इलेक्शन कमीशन ने जोड़ा है समय समय पर। तो ये इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर भी है कि आप 70 लाख फर्जी मतदाताओं को कैसे आपने जोड़ा। जाहिर है कि ये फर्जी मतदाता नहीं है। यह 70 लाख वो लोग हैं जो भाजपा विरोधी लोग हैं और उन लोगों को चिन्हित करके महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर ये लगातार नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इन्होंने कोशिश किया इलेक्शन कमीशन के जरिए भाजपा के लोग कि बिहार में हम फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़ लें, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाए तो अब इसको फर्जी मतदाता के नाम पर वोट काटने का अभियान जो चला रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम असहयोग करेंगे। तो आगे का स्टेप क्या होगा? मतलब आप लोगों की बातचीत हुई है कांग्रेस पार्टी से, वो भी आपके गठबंधन का हिस्सा है, वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज भी है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? चूँकि वहाँ लगातार असेंबली में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पार्लियामेंट में भी रोज़ एसआईआर का इशू उठ रहा है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर आज 5वां दिन है जो एसआईआर के सवाल पर हम खड़ा हैं और ये पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष हैं 1% भी बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि लोक महत्व का सबसे एक महत्वपूर्ण विषय है। हम जो पार्लियामेंट का ये निर्माण ही आम लोगों से हुआ है और आम लोग आज हाशिए पर हैं, उनके मताधिकार छीने जा रहे हैं। हम मौन कैसे साध सकते हैं इस मसले में? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और ये आज 5वां दिन है। मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार आज भी तैयार होगी बहस के लिए। सरकार भाग रही है। स्पीकर साहब अगर समय नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे यह है कि सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी इस पर बहस ना हो। वहीं सर, बीजेपी और जदयू आरोप लगा रही है कि चुनाव होने के ठीक पहले ही विपक्ष ने हथियार डाल दिए हैं और तेजस्वी जी ने भी कल कहा था कि किस तरीके से अगर इसी तरह से एसआईआर एक्सरसाइज चलेगा तो फिर सरकार को एक्सटेंशन ही क्यों ना दे दिया जाए। भाजपा जदयू के लोग हथियार डाल ही दिए हैं चुनाव को लेकर के। अगर बिहार में चुनाव प्रस्तावित था अक्टूबर में तो इस प्रक्रिया को 1 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत शुरू कर देना चाहिए था। 1 साल के भीतर अगर समय मिला होता तो सभी लोग अपने सब दस्तावेज सही समय पर दे दिए होते। लाखों लाख बिहार के लोग रोजगार के अवसर में मध्य एशिया से लेकर विदेश से लेकर और देश के विभिन्न कोनों में गए हैं। कैसे 1 महीना के भीतर वापस आके सभी कागजात तैयार करके दे पाएंगे? और इलेक्शन कमीशन तो अपने ही नियमों को तोड़ रहा है। आज के दिन में वो आप कोई कागज नहीं ले रहा है, उसके कर्मचारी अधिकारी स्वयं फार्म भर के स्वयं दस्तखत करके जमा कर रहे हैं। जाहिर है कि किसका जमा हो रहा है, किसका नहीं जमा हो रहा है।
जो भाजपा समर्थक हैं उसके नाम जोड़े जा रहे हैं, उसके फार्म लिए जा रहे हैं, और जो उनके विरोधी हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है या उनको फार्म नहीं जमा करने दिया जा रहा है। ये जो दोहरा मापदंड है इलेक्शन कमीशन का, इसी के लिए, इस चर्चा के लिए हम लोग पार्लियामेंट का सत्र में चाहते थे कि इस पर डिस्कशन हो जाए। जो स्पीकर महोदय तैयार नहीं है, जाहिर है कि सत्ता पक्ष नहीं तैयार है, इसलिए स्पीकर महोदय लाचार हैं इस मामले में। सर, मेरा आखिरी सवाल है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से बिहार सरकार ने करीब 50,000 करोड़ से ऊपर का हिसाब नहीं दिया है, फंड यूटिलाइज नहीं किया है, उसका यूटिलाइजेशन बिल भी नहीं दिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये करीब 70,000 करोड़ का मसला है। ये मामला ललन सिंह के द्वारा, जो जदयू के जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने जब नीतीश कुमार से विवाद हुआ था तो ये सुप्रीम कोर्ट आई थी इस तरह के मामले को लेकर के कि बिहार में 28,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, पुरानी बात है। अब ये बढ़ कर के 70,000 करोड़ के आसपास हो गया। ये नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो नौकरशाहों से और अपराधियों से समझौता हुआ था इनका कि हम बिहार के फंड को, सरकार के बजट को कैसे लूटेंगे, उसका एक डिज़ाइन तैयार किया गया। हर विभाग के भीतर कारपोरेशन है, या तो कंपनी एक्ट के तहत, या सोसाइटी एक्ट के तहत, या ट्रस्ट एक्ट के तहत, और ये 31 मार्च को सारा पैसा डिपार्टमेंट का एक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि खर्च हो गया, जबकि वास्तविक रूप से कोई खर्च नहीं होता, वो एडवांस होता है। और ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पैसे लेकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। बिहार की जनता का जो पैसा है, जो बहुत गरीब लोगों के द्वारा टैक्स से जमा किया हुआ पैसा है, ये गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। सीएजी समय समय पर अपना रिपोर्ट सबमिट करती रहती है, क्योंकि सीएजी बहुत ओवरलोडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत चीज़ों को देख नहीं पाती सीएजी। अब उनकी जानकारी में 70,000 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा पैसा है जो पिछले 20 सालों में इन लोगों ने गायब कर दिया है और जिसका हिसाब नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे आरजेडी के लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह जी।